नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अगले कंसेप्ट के बारे में जो आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। हम लोगों को पढ़ना है ये सारे कंसेप्ट जो आपके सामने दे रखे हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस कंसेप्ट के विषय में अच्छे से पढ़ रखा था कि अगर हम किसी भी चतुर्भुज के किन्हीं दो कोणों के अगर हम एंगल बाइसेक्ट को मिलाते हैं अंदर की तरफ, तो जो एंगल बाइसेक्ट से बना हुआ एंगल होता है, ये जो बने हुए एंगल होते हैं, इस एंगल का मान क्या होता है, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी हम लोगों ने शॉर्टकट चीज़ें क्या कर रखी थी, कल के दिन पढ़ रखी थी। आइए इससे रिलेटेड हमने एक चीज़ बताया था कि इफ द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देन वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, जो आपका चतुर्भुज है, वह जो अंदर एक चतुर्भुज बनेगा वह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, यानी चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। आइए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस आपके सामने है। बिना टाइम लॉस किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मैथमेटिक्स की ये बहुत अच्छी सीरीज है, स्टार्टअप है मेरा अभी। आप चीज़ों को इसको समझिए और लाइन से सारे वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ कि आखिरकार मैं बताना क्या चाहता हूँ और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। एकदम जीरो से चल रहा हूँ, बेसिक से चल रहा हूँ। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। और अधिक जानकारी के लिए ये जो क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ इनकी PDF फाइंड आउट करने के लिए, इनका जो भी पढ़ा रहा हूँ इसका PDF फाइंड आउट करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। RJ कॉन्सेप्ट चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पड़ी हुई है। ओके जी, देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है इन ए क्वाड्रिलेटरल, किसी चतुर्भुज में ABCD एक चतुर्भुज है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल C इज इक्वल टू 72 डिग्री। कह रहा है कि जो एंगल C का मान है वह 72 यानी 72 डिग्री है, एंड एंगल D इज इक्वल टू 28 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल A मीट एट अ पॉइंट O, फाइंड AOB आपको निकालना है। यानी अगर मैं क्वेश्चंस बात करूं कि ये ऐसे क्वेश्चन आता है, क्वाड्रिलेटरल है, मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया यहाँ पर। ये मान के चलिए मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, ऐसा मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, जिसमें से कह रहा है एंगल ABCD, एंगल C के बाइसेक्टर, ये एंगल C का बाइसेक्टर हो गया, और एंगल D का बाइसेक्टर, यानी एंगल D का बाइसेक्टर O पॉइंट पर आपके क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो कह रहा है कि एंगल AOB निकालना है। अब ध्यान से सुनिएगा, AOB का मतलब, यहां पर आप ऐसा करिए, AOB न लिख करके COD लिख लीजिए। वैल्यू किसकी दे रखी है, एंगल C और D की, और यहाँ पर एंगल B और A। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनके एंगल ही यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, CD यहाँ पर लिख दिया, एंगल A एंड B, एंगल A और B मिल रहे हैं, तो AOB अब मान चाहिए आपको, चाहिए AOB का मान क्या होगा, मेजरमेंट। तो आपने कहा सर ये आपका C बराबर दे रखा है कितना, 28, D बराबर दे रखा है आपका, यानी C 72 और D दे रखा है 28। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा रखा था 72 + 28 डिवाइडेड बाई 2, आप देखेंगे, और 72 और 28 मिलकर के कितना बनेगा, 100 बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 यानी 50 आपका आंसर आ जाएगा। यही फाइनली आंसर आ जाएगा 50। ओके, अब देखिए अगले क्वेश्चंस के कंसेप्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूं, और बेहद ही अच्छा कंसेप्ट है। आप लोग एक ट्रायंगल के विषय में सब कोई जानते होंगे कि यदि कोई ट्रायंगल मेरे पास ABC दे रखा है, वी नो दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इस नोट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि यदि किसी त्रिभुज की, यदि कोई त्रिभुज होता है, उसकी दो भुजाओं का योगफल होता है
वे तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जैसे अगर मैं कहूं यहां पर ये एबीसी ट्रायंगल है, मैंने अगर लिख दिया a प्लस बी, साइड ले लिया, ये हमेशा c से बड़ा होगा। अगर मैंने b प्लस सी लिख दिया तो ये हमेशा a से बड़ा होगा। अगर मैंने c प्लस a लिख दिया, इसका जो टोटल लेंथ है वे b से बड़ा होगा। ये तो आपने पढ़ लिया। दूसरी बात पढ़िए, दूसरी बात समझिए कि जो इसमें कोई भी साइड होता है, मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया साइड बी ले लिया, साइड जो बी है ना, वह इनके कोई भी साइड होता है ना, अदर टू साइड के डिफरेंस से छोटा होता है। यानी अगर मैंने ले लिया यहां पर बी, तो बी हमेशा जो बड़ा होगा किससे होगा, सी माइनस ए से। इन दोनों के डिफरेंस सी माइनस ए से बड़ा ही होगा। या यहां पर ए माइनस सी कर दो, यानी इसका जो मॉडुलस होता है ए माइनस ए सी माइनस ए, इससे हमेशा थर्ड साइड क्या होती है, बड़ी होती है। आपने यहाँ पे बी लिया तो ये हमेशा बड़ा होगा ए माइनस सी से, ए माइनस सी से बड़ा होगा, ठीक है। और कोई भी एक सिंगल साइड होती है, उसके दो साइड के योगफल से छोटा होता है, यानी ए प्लस सी से क्या होगा, छोटा होगा। इस कंसेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन से आप समझिएगा, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ कि यदि 10, 17 और x किसी त्रिभुज की भुजा है तो x के कितने मान संभव हैं, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। आपने कहा सर ये जो x है किसी त्रिभुज की भुजा है, तो यानी 3 भुजाएं हो गई, एक मेरे पास 10 हो गई, दूसरी 17 हो गई, फिर क्या होगी, x हो गई। तो जो x होगा ना 10 माइनस 17 के मॉड से बड़ा होगा, बट छोटा किससे होगा, 10 प्लस 17 से। तो आपने कहा सर 10 माइनस 17 का मतलब 7, मॉड लगाया यानी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 7 से बड़ी होगी x की वैल्यू और छोटी किससे होगी, 17 से। तो x के कितने मान संभव हैं, तो आपने लिखा सर x के पॉसिबल वैल्यू, जो x के वैल्यू होंगे पॉसिबल, वे आपके हो जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक जाएंगे, ठीक है। सॉरी 27, 1 सेकेंड, ये 27 है, योगफल 27 आ जाएगा, योगफल 27 आ जाएगा। यानी ये 16 तक नहीं जाएंगे, 16 से आगे 27 तक ये जाएंगे आपके, ठीक है। यानी जब हम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है, आप चीजों को समझेंगे कि जो मिनिमम वैल्यू होगी 17 और 27 के बीच अगर आप देखेंगे, ये मैक्स x की जो मैक्स वैल्यू होगी वह हो सकती है 26, ठीक है। 1 से लेकर के 27 तक हो सकती, कहां तक, 26 हो सकती। पर लेकिन हम इसमें रख कितने सकते हैं, आपने कहा सर 7 से बड़ा है, तो 7 से बड़ा यानी 8 है, तो आप 26 माइनस 8 प्लस 1 कर देंगे, यानी 26 माइनस 8 प्लस 1 जैसे करेंगे आपका निकलेगा 19, ठीक। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ऐसा कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो x के कितने, x जो बिलोंग करेगा इंटीजर वैल्यू से, तो वह आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक कंसेप्ट होता है, फार्मूला होता है, दिमाग में रखेंगे हम लोग कि इस फार्मूले के तहत क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे। 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड
-1। अगर मैं वही देखूं कि 10, 17 और x हैं, तो x के जो पॉसिबल केसेस होंगे तो आपने कहा सर कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पॉसिबल केसेस बनेंगे x की, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड कितना है 10 है, -1, 10 दुनाई 20, -1 बराबर कितना आ जाएगा 19, 19 आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना जी। तो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को तो हमको समझना ही समझना है। आगे देखिएगा, अगर मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और दे दिया, जरा समझिएगा थोड़ा सा। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई मैंने 14 दे दिया और 9 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है, देन थर्ड साइड इज, आपने कहा ए ऑप्शन 24, बी 5, सी 23 और डी आपका 17। ये आपके सामने यहां पर मैंने क्वेश्चंस राइट कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चंस में अब आपको इसको फाइंड आउट करना है कि कैसे ये हमारे निकलेंगे और इनके निकालने का तरीका क्या है। तो वही चीज़ सेम टू सेम, जो तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है, कितनी हो सकती है तीसरी भुजा की लंबाई, आपने कहा सर कौन सी हो सकती है इनमें से, आपने कहा सर 14 - 9, जो तीसरी भुजा होगी 14 - 9 से बड़ी होगी, बट 14 + 9 से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, जब जैसे ही 14 - 9 की बात आ गई तो 9 5 14, 5 लिख दिया, x 9 4 13 23, जो वैल्यू होगी 5 से बड़ी होगी और 23 से छोटी होगी। तो भाई देखो, इस कंडीशन पर अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ कि क्या ये मेरा क्वेश्चन से यहाँ तक ये सही है, आप देखेंगे सर ये हो नहीं सकता 5, क्योंकि 5 से क्या है वैल्यू बड़ी है x का मान, 24 हो नहीं सकता क्योंकि 23 से छोटी है, 23 हो नहीं सकती क्योंकि 23 से छोटी वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 17 इसका जो आंसर होगा वह एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चंस के क्राइटेरिया को समझते हैं और अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है हाउ टू फाइंड अ ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज हमारे सामने दे रखा है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज आपके सामने गिवन है। अब क्वेश्चन आपसे कर देते हैं कि बताइए कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है कैसा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ये कोई ज़बरदस्ती के क्वेश्चंस नहीं है, ना कोई ज़बरदस्ती का कंसेप्ट है। आप एक वीडियो में पढ़िए, आपको मैं छोटी छोटी क्लिप दे रहा हूँ तो इसलिए आपको वीडियो ज़्यादा लग रही है। जब इनको समराइज़ करेंगे तो ये मैक्सिमम आपकी 4 से 5 घंटे 6 घंटे की वीडियो होंगी, 7 घंटे की, और पूरी ज्योमेट्री आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपने कहा सर कैसे फाइंड आउट करेंगे जी। आप देखो, आज मैं आपको बता रहा हूँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कि अगर कोई ट्रायंगल मेरे सामने ABC, कोई त्रिभुज दे रखा है ABC, कह रहा है कि जो ABC है वह आपका कैसा ट्रायंगल है। ठीक, अगर भाई देखो, सबसे इसमें जो C भुजा है, अगर किसी भी त्रिभुज में आपके सामने एक भुजा का जो वर्ग है C है, अगर किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों को योग से
अगर छोटा निकल आए तो वह त्रिभुज आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। मान लीजिए किसी त्रिभुज की भुजाएं 4:5:6 के अनुपात में, तो भाई बताइए त्रिभुज आपका होगा कैसे। तो आपने कहा सर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग आपने लिया 6 का वर्ग 36, इधर लिया 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो जो 36 है 16 और 25 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों से क्या है, छोटा है, तो वह आपका त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा 41 और इधर रहेगा 36। 36 छोटा है, तो इसलिए ये जो त्रिभुज होगा 4:5:6 जिसकी भुजाओं का अनुपात 4:5:6 है, तो वह त्रिभुज आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, यदि कोई त्रिभुज आपके सामने गिवन कुछ इस प्रकार से है, मैं बड़े को बड़ा ही मान लेता हूं यहां पे सी और इसको बी दे दिया, तो यानी ये जो साइड है सी आपका बड़ा कोण है, ए और बी छोटा है, सॉरी कोण नहीं भुजा बड़ी। तो आप कहोगे कि सर जो इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है यानी सी का वर्ग है, अगर शेष दो भुजाओं वर्गों के योग के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की जो ट्रायंगल बनेगा वह ट्रायंगल आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ओके जी, आगे अगर मैं बात करूं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात क्या आती है कि यदि कोई त्रिभुज आपके सामने गिवन है, यहां पर तो चलिए ठीक है मैं डायग्राम बना रहा हूं तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बट अगर डायग्राम ना दिया हो केवल साइड दिए हो तो उसको लगाने का तरीका यही है। एबीसी कोई ट्रायंगल आपके सामने, ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। पीछे वाले में करेक्ट लिखा था, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं और इसको बी लिख देते हैं और इसको ए लिख देते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होती, हम साइड है कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा, भाई कोण बड़ा है तो भाई सबसे बड़ी भुजा होगी यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वह ट्रायंगल आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। ये थी मेरी आज की यहाँ तक के कंसेप्ट। कल इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग चीज़ों को समझ सकें। और एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग कि किसी त्रिभुज का एरिया इतना है तो त्रिभुज के कितने पॉसिबल केसेस हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में आप ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।